जय हिंद साथियों, डॉक्टर संग्राम पाटिल बात कर रहा हूँ। साथियों, आजकल कुछ चैनल्स, खास करके जो यूट्यूब चैनल्स है, ऐसे पत्रकारों के जिनको मेन मीडिया ने एक तो अलग कर दिया है, जॉब से निकाल दिया है या उनको इग्नोर करके अलग थलग कर दिया है। ऐसे पत्रकारों के कुछ यूट्यूब चैनल्स चर्चा करते हुए दिखाई देते हैं कि मोदी जी क्यों फेल हो गए। तो साथियों, ये पिछले 7 साल में पहली बार ऐसे मीडिया में अब ओपनली कहा जाने लगा है कि मोदी जी क्यों फेल हो गए, उनकी पॉलिसीज़ क्यों नहीं चल रही है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी सीमाएं हैं उनके बारे में वो क्यों फेल हो गए, इकोनॉमी के लिए क्यों फेल हो गए, ब्लैक मनी में क्यों फेल हो गए, एम्प्लॉयमेंट में क्यों फेल हो गए, कोविड में क्यों फेल हो गए। तो ये सब चर्चा अब होना शुरू हुई है। लेकिन एक चर्चा कोई भी मीडिया हाउस या कोई भी स्टेज जो है, ये यूट्यूब का हो या मेन मीडिया का, जो कर नहीं रहा है, ये चर्चा ये है कि मोदी जी की क्षमता कितनी है, कॉम्पिटेंसी कितनी है। मोदी जी के इरादे या इंटेंशन तो ठीक है, कोई भी देश का आदमी जो होगा उसके इरादे और इंटेंशन तो यही होंगे कि देश का भला हो जाए, देश की आर्थिक तरक्की हो जाए, देश में रोजगार की संधि उपलब्ध हो जाए और देश अच्छा बन जाए, अच्छे दिन आ जाए, हमारा भारत महान हो जाए। यही इरादा होगा, इसमें कोई दोहरी राय नहीं है। मैं भी ये मानता हूँ कि मोदी जी को यही लगता है कि देश की तरक्की हो और देश में सही मायने में अच्छे दिन आ जाए। तो इंटेंशन अलग बात है साथियों, इरादा। लेकिन इसमें कॉम्पिटेंसी जो है, क्षमता जो है, ये अलग बात है जिसकी चर्चा नहीं हो रही है। हर कोई बोलता है मोदी जी तो अनमैरिड बोलते हैं, वो अनमैरिड नहीं है लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं है, तो वो क्यों पैसा खाएंगे, वो क्यों ऐसा करेंगे। तो इंटेंशन के बारे में कोई डाउट नहीं है, लेकिन क्षमता के बारे में चर्चा होनी चाहिए। तो इसके बारे में मैंने यूट्यूब पे, फेसबुक, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप ग्रुप्स के जरिए एक सर्वे किया। लगभग 11 से 12 हज़ार लोगों ने सर्वे में पार्टिसिपेट किया और इसके कोई रिजल्ट आए हैं। तो सर्वे में मुझे लोगों ने, जो मोदी जी के भक्त होते हैं या भाजपा आरएसएस से जुड़े होते हैं, उन्होंने काफ़ी गाली गलौज किया, गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया कि मेरी कोई लेवल नहीं है कि मैं मोदी जी के बारे में ऐसा सर्वे करूं, ऐसे सवाल पूछूं कि मोदी की बौद्धिक क्षमता कितनी है, उनका आईक्यू कितना है। तो मैं ये बात नहीं मानता हूँ साथियों। हमारे प्रधानमंत्री जो लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए हैं, उनके आईक्यू के बारे में या उनकी बौद्धिक क्षमता के बारे में हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं। इसमें क्या बुरी बात है? क्योंकि बौद्धिक क्षमता हाई होना, आइंस्टाइन, विवेकानंद जैसी होना, यही सिर्फ अच्छी बात नहीं है। बहुत सारे काफ़ी कम बौद्धिक क्षमता के लोग भी अच्छे काम कर पाते हैं। तो इसमें कोई अच्छा या बुरा मैं नहीं मानता हूँ। तो सबसे पहले मैं आईक्यू क्या होता है, बौद्धिक क्षमता, जो इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है, उसके बारे में संक्षिप्त में बताऊंगा। फिर मैंने क्या सर्वे किया और उसके रिजल्ट क्या आए ये बताऊंगा। और मुझे क्या लगता है कि मोदी जी की बौद्धिक क्षमता, आईक्यू क्या हो सकती है, और मैं ये मुझे क्यों लगता है उसके मैं कुछ उदाहरण दूंगा। तो ये वीडियो अंत तक देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से आप शेयर कीजिए, ताकि ये मुद्दा चर्चा में आए कि हमारे जो नेता है, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, विधायक, सांसद, इनकी बौद्धिक क्षमता कितनी है, ये लोग देखें, ये लोग जाने। क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो कलेक्टर होता है, डीएम, उसकी एक बौद्धिक क्षमता टेस्ट की जाती है यूपीएससी के जरिए। जो लोकल जो ऑफिसर्स होते हैं स्टेट के, उनकी स्टेट बोर्ड पब्लिक कमीशन के जरिए बौद्धिक क्षमता, आईक्यू चेक किया जाता है। और बाकी यहाँ तक कि कांस्टेबल या तलाठी, उनकी भी बौद्धिक क्षमता देखी जाती है। तो हमारे नेताओं की क्यों नहीं, उनकी भी देखी जानी चाहिए। तो आईक्यू क्या होता है? आपके एज के हिसाब से, उम्र के हिसाब से आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है। उसमें सेट और सबसेट्स होते हैं और उन सवालों के आप जवाब कितने सही ढंग से दे पाते हो, उसके हिसाब से आपका एक स्कोर कैलकुलेट होता है और उसको आईक्यू कहते हैं, इंटेलिजेंट क्वेश्चन। और ये 100 जो होता है लगभग, ये एवरेज होता है। आपके उम्र के लोगों के इतनी अगर आपकी बुद्धिमत्ता है दुनिया के लेवल पर, तो आप 100 हो तो इसको 85 टू 115 ऐसा स्कोर होता है। ये नॉर्मल होता है, 85 से 115। और दुनिया में, खास करके भारत में, लगभग 70% लोग, ये एवरेज इसके बीच में आता है, 85 टू 115। हमारे 70% लोग इस रेंज में आते हैं। कुछ लोग इसके नीचे वाले रेंज में आते हैं, तो ये लोअर देन एवरेज और वेरी लो आईक्यू वाले लोग भी होते हैं।
और कुछ लोग हायर देन एवरेज एंड वेरी हाई, एक्सट्रीमली हाई, ऐसे अलग अलग इसकी कैटेगरीज होती है। तो एक्सट्रीमली हाई कैटेगरी जैसे विवेकानंद जैसे लोग हो, हमारे महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर हुआ करते थे, तो ये लोग एक्सट्रीमली हाई, आइंस्टाइन है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, एक्सट्रीमली हाई आईक्यू हुआ करता था इनका। इसके नीचे जो होते हैं, जो नोबेल प्राइज़ विनर साइंटिस्ट वे ब्रेक थ्रू डिस्कवरीज करते हैं, ये हाई, इनका भी आईक्यू जो है ये हाई होता है, वेरी हाई होता है। और जो हमारे ऑफिसर्स, प्रोफेशनल, आईएएस, आईपीएस, मेडिकल प्रोफेशनल जो पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं या आईआईटी से पढ़ने वाले जो प्रोफेशनल्स होते हैं, इन लोगों का मोर देन एवरेज आईक्यू होता है। ज़्यादातर लोग जो नॉर्मल तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं ये एवरेज में आते हैं। कुछ लोग कम लेस देन एवरेज होते हैं। लेस देन एवरेज वाले बुरे होते हैं ऐसी कोई बात नहीं है। ये अगर ठीक से नियमों का पालन करे तो ये भी अच्छा काम कर पाते हैं। अगर ये इंटेलिजेंट लोगों की, एक्सपर्ट लोगों की सलाह से काम करे तो ये भी अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और कुछ लोग बहुत एक्सट्रीमली लो रहते हैं, ये स्टूपिड सी एक्टिविटी करते हैं, सिली, जिससे खुद का नुकसान हो जाए, लोगों का नुकसान हो जाए, या कोई एंटी सोशल क्रिमिनल टाइप मेंटालिटी इनमें आ जाती है, तो ये एक्सट्रीमली लो लेवल के लोग होते हैं। तो ये जनरल ऐसा आउटलाइनिंग है। कुछ हाईली इंटेलेक्चुअल लोग भी एंटी सोशल हो सकते हैं। तो मैंने ये जो सवाल पूछा था लोगों से कि मोदी जी का आईक्यू कितना है, तो इस पर लोगों के कमेंट आए। कुछ लोगों को लगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों को ऐसे लगा, 67% की मोदी जी का आईक्यू ये बिलो एवरेज से भी कम है। मैं आपको ये बात क्लियर करता हूँ कि मैंने ये फेसबुक, अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स, ट्विटर, यूट्यूब चैनल, यहाँ पर लोगों को अपील किया और 2-3 हफ्ते तक मैं अपील करते रहा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें वोटिंग करो ताकि इसमें सारा रिप्रेजेंटेशन आ सके। मैंने ऐसे भी ग्रुप्स पे ये डाला जहाँ पर भक्त लोग होते हैं, तो इसको मैं रिप्रेजेंटेशन आज के सोशल मीडिया में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं उनका मानता हूँ। तो 6% लोगों का मानना है कि मोदी जी बिलो एवरेज है। 8% लोग मानते हैं कि मोदी जी सबके जो एवरेज है इंडिया का उसके हिसाब से है, कोई ज़्यादा नहीं है, कम नहीं है। 5% लोग उनको अबव एवरेज मानते हैं। 13% लोग उनको अपर एक्सट्रीम मानते हैं। तो मैंने जो कमेंट्स पढ़े हैं साथियों, उसमें ये जो अपर एक्सट्रीम वाले लोग हैं ये दो टाइप के हैं। एक तो मुझे ये कहते हैं, जेन्युइनली वो मानते हैं कि मोदी जी सही में आइंस्टाइन या विवेकानंद जैसे इंटेलेक्चुअल है। और दूसरा जो ग्रुप है जो कम नहीं है, वो भी सिग्निफिकेंट है, वो मानते हैं कि इतने सारे फेल्योर्स के बाद, कुछ उनके पास ओरिजिनल डिग्री नहीं है, बहुत सारी बातें वो मिस्टेक्स कर दी, फिर भी वो सारे, इतना बड़ा पक्ष है उसके मुखिया होकर बैठे हैं, इतने सारे विपक्ष के लोग हैं उन पर कब्जा करे बैठे हैं, सारी एजेंसियां उन्होंने हाथ में ले ली है, लोगों को फिर भी मोदी मोदी का क्रेज़ है। तो ये आदमी इंटेलिजेंट ही है, इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट कोई हो ही नहीं सकता। तो ऐसे भी मानने वाले लोग हैं। तो ये हो गया आईक्यू। अब आईक्यू ये एक तो जेनेटिकली आता है, आपके माता पिता के जीन्स से आता है, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इसमें काम करते हैं। आपने कैसे पढ़ाई की, आपके माता पिता की पढ़ाई कैसी थी, आपकी परवरिश कैसे हुई थी, आप खुद कितना उसमें एफर्ट्स देते हो, आपको अलर्ट रखते हो, तो इस पर भी आईक्यू आपका बढ़ सकता है या कम हो सकता है। उम्र के हिसाब से आईक्यू चेंज नहीं होता है इन जनरल, क्योंकि आईक्यू के जो क्वेश्चन है ये उम्र के हिसाब से दिए जाते हैं। तो मैंने ये जो आईक्यू का सर्वे किया था, इसमें ज़्यादातर लोग मानते हैं कि मोदी एक एक्सट्रीम लो आईक्यू के है या बिलो एवरेज आईक्यू के है। 75% लोगों का ऐसा मानना है। तो मुझे क्या लगता है साथियों, मैं इसमें मेरी खुद की राय नहीं दूंगा कि मोदी जी का आईक्यू कितना है, लेकिन कौन से आईक्यू लेवल पर मोदी जी आ सकते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या है, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। तो साथियों, आपको पहले पहले से पता होगा, सबको पता होगा कि 7 साल में मोदी जी ने एक भी ठीक से पत्रकार का सामना नहीं किया है, सच्चे पत्रकारों का अच्छे से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, एक भी नहीं की है। तो वो जब किसी ऐसे पत्रकार के सामने या ऐसे लोगों के सामने जाते हैं जहाँ पर सब क्वेश्चंस फिक्स्ड है, ये मैच फिक्सिंग है, जैसे अक्षय कुमार के सामने या अंजना ओम कश्यप, वो ऐसी उनकी जो टीम है उनके सामने जाते हैं और उनको ऐसे सवाल आते हैं कि आप आम कैसे खाते हो, काट कर खाते हो या चूस कर खाते हो, मोदी जी आप थकते क्यों नहीं हो। तो यहाँ पर आंसर करने में मोदी जी एकदम कंफर्टेबल होते हैं, वेरी स्मार्ट।
और अगर वो करण थापर जैसे सच्चे पत्रकार के एकदम कठिन रियलिटी बेस्ड सवाल का जवाब देते हैं तो मोदी जी की बोलती बंद हो जाती है, उनको पानी पीना पड़ता है और करण थापर को दोस्ती बनी रहेगी कहकर उनको उड़ जाना पड़ता है स्टूडियो से। तो इसमें से आप डिफरेंस देख सकते हो कि अगर उनको कोई डायरेक्ट क्वेश्चनिंग की जाए, उनको सच्चाई पर का सामना करना पड़े और उस पर अगर उन्होंने प्रिपरेशन नहीं किया है, अगर उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टिंग के स्क्रीन्स नहीं है तो वो बोल नहीं पाते हैं, वो वहाँ से उठ जाते हैं। दूसरी बात देखिए, मोदी जी ने मैडिसन स्क्वायर पर मंच से भाषण किया था, एकदम बेहतरीन तरीके से स्मार्ट, सारे एनआरआई लोग एकदम इम्प्रेस हो गए थे, अच्छे अच्छे पढ़े हुए डॉक्टर इंजीनियर्स वहाँ के अमेरिका के एकदम मोदी जी के भक्त हो गए थे। और बाद में पता चला कि मोदी जी एक्चुअली टेलीप्रॉम्प्टिंग स्क्रीन से पढ़कर भाषण दे रहे थे। ऐसे ही वाइब्रेंट गुजरात हो या कोई भी भाषण हो उनके, जब वो प्रिपेयर करते हैं और उनके सामने ये टेलीप्रॉम्प्टिंग के स्क्रीन होते हैं जहाँ पर पॉइंट्स दिए जाते हैं तो वो एकदम स्मार्टली बोलते हैं। लेकिन अगर वो ऐसे मंच से बोलते हैं जहाँ पर उनको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पर बोलने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे सिंगापुर के नानयांग यूनिवर्सिटी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्टेज पर इनको बिठाया गया था और वहाँ पर लोगों ने इनको इंग्लिश में सवाल किए, बहुत ही बेहतरीन सवाल थे जो एक लीडर को प्रूव कर सकते हैं कि इनको कितनी जानकारी है, इनको कितना तजुर्बा है और इनको फ्यूचर की कितनी इंसाइट है। लेकिन आपने शायद वो देखा होगा, वो यूट्यूब पे इंटरव्यू है, मोदी जी को सवाल पूछे जा रहे थे, मोदी जी हिंदी में एकदम अलग से कुछ तो बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि इनको सवाल ही नहीं समझ में आया। और उनकी जो ट्रांसलेटर थी जो बात कर रही थी वो मोदी जी ने जो हिंदी में बोला है उससे कुछ अलग ही आंसर कर रही थी जो उस क्वेश्चन पूछने वालों के सवाल का जवाब हुआ करता था। मतलब वो सीधा मोदी का जो हिंदी का आंसर है वो बाईपास कर रही थी और खुद आंसर कर रही थी। इसका मतलब ये है कि मोदी जी को जब स्ट्रेट सवाल पूछा जाता है स्टेज पर तो वो जब बात करते हैं तो वो बात नहीं कर पाते हैं, वो इधर उधर की मनगढ़ंत बातें बोलकर अपना समय निकाल देते हैं और कुछ लोग उनको कवर कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा जो पॉइंट है साथियों कि मोदी जी ने, मैंने जैसे कहा कि आईक्यू के जो लोअर ग्रेड्स है वहाँ पर लोग ऐसे निर्णय लेते हैं, ऐसे एक्टिविटी करते हैं कि जो खुद की हानि करने वाली या औरों की हानि करने वाली ऐसी वो एक्टिविटीज़ होती है। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज़ मोदी ने की है क्या? बहुत सारी की है साथियों। मैं 3 उदाहरण दूंगा। आप राफेल का जो मसला है, मनमोहन सिंह सरकार में एक राफेल लगभग 600 करोड़ का ये फ्लाइट है जो हमने खरीदा था और मोदी जी फ्रांस जाकर ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके आए। उन्होंने मनोहर पर्रिकर से भी नहीं पूछा, राज्य मंत्री से भी नहीं पूछा, किसी से भी नहीं पूछा, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करके आए और 600 करोड़ का एक फ्लाइट उन्होंने लगभग 1600 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट फाइनल कर लिया। और जो कॉन्ट्रैक्ट मेंटेनेंस का गवर्नमेंट की कंपनी को दिया जाना था, फाइनल हो गया था, वो एक प्राइवेट ऐसे कंपनी को दिला दिया कि जिसको इसका कोई तजुर्बा ही नहीं है। सो कोई भी फर्स्ट स्टैंडर्ड का जो लड़का या लड़की होगी उसको भी पता चलेगा कि 600 करोड़ में फ्लाइट लेना और 1600 करोड़ में फ्लाइट लेना, इसमें कौन सी इंटेलेक्ट वाली बात है, इसमें कौन सी स्टूपिडिटी है, ये उनको भी पता चलेगा। लेकिन मोदी जी ये कॉन्ट्रैक्ट करके भी मीडिया द्वारा हमको ये बताने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने ज़्यादा अच्छी डील फिक्स की है। तो ये आप इससे सोच सकते हो। दूसरी जो बात है कि नोटबंदी में लोगों के बहुत हाल हो गए, हजारों लोग मर गए, इनकी गिनती भी नहीं हुई है। जैसे अब कोरोना में बहुत लोग मर गए, लाखों लोग, उनकी गिनती भी नहीं हो रही है। तो नोटबंदी में 500 रुपए की नोट बंद हो गई थी और हमें यह बताया गया था कि इसके बहुत सारे डुप्लीकेट किए जाते हैं क्योंकि ये हायर करेंसी है तो इसका ब्लैक हो जाता है, तो इससे दहशतवाद बढ़ जाता है, आतंकवाद बढ़ जाता है, लोग ब्लैक के व्यवहार करते हैं क्योंकि वो छोटे से सूटकेस में बैठ जाते हैं, तो इसको बैन कर दिया गया। ये हम मान लेते हैं, लेकिन उसके बाद 2000 की नोट निकाल दी मोदी जी ने। तो इसमें कौन सी इंटेलिजेंसी थी? अगर 500 की नोट में ब्लैक होता है, इसमें आतंकवाद बढ़ता है या काला मनी बढ़ जाता है, तो 2000 के नोट में क्यों नहीं बढ़ेगा? और अब आरबीआई ने 2000 के नोट छापना भी बंद कर दिया है। अब ये धीरे धीरे सर्कुलेशन से गायब होने लगे हैं। तो इससे भी पता चलता है कि उन्होंने कितना इंटेलिजेंस यूज करके ये डिसीजन लिया। मुझे नहीं लगता है कि कोई आरबीआई का गवर्नर उस वक्त का या कोई इंटेलिजेंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एडवाइज़र ये सलाह दे सकता है, लेकिन फिर भी मोदी जी ने यह डिसीजन लिया। और तीसरी बात जो है साथियों, रशिया में मोदी जी शुरू में गए थे। हमने बचपन से जैसे ही राष्ट्रगीत शुरू होता है, राष्ट्रगान चलता है,
तो हम लोग जहाँ कहीं हो हम रुक जाते हैं और खड़े होकर स्तब्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये 1 मिनट से भी कम चलता है। ये उसको रिस्पेक्ट करने के लिए होता है। यहाँ तक मैंने देखा है कि कुछ बस ड्राइवर्स बस रोक लेते हैं राष्ट्रगीत के लिए, साइकिल चलाने वाले, मोटर बाइक वाले रुक कर खड़े हो जाते हैं। और रशिया में जब मोदी जी गए तो राष्ट्रगान शुरू होते ही मोदी जी ने परेड करना शुरू कर दिया था। तो जो चीज़ हम पहली स्टैंडर्ड से, पहली के वर्क से हमारे दिमाग में घुसी हुई होती है, और मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, इतने बड़े नेता कहलाते हैं, और राष्ट्रगीत चलते ही वो परेड करने निकल पड़े। तो इससे भी उनकी मेमोरी या आकलन उस राष्ट्रगान का ये पता चलता है। अब मोदी जी के कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो मोदी जी ने स्ट्रेंथ का स्पेलिंग एक बार टीवी पर बोला था, अपने भाषण में बोला था, और वो स्पेलिंग उन्होंने प्रॉपर गलत कर दिया था। स्ट्रेंथ वर्ड का जो स्पेलिंग है हमारे यहाँ 5वीं में जो कक्षा में होते हैं बच्चे, उनको आना चाहिए, ऐसा अपेक्षित है। अगर उनको नहीं आता है 5वीं के बच्चों को, तो उनका IQ लोअर दैन एवरेज है, ऐसा हम मानते हैं। अब मोदी जी तो 5वीं के है नहीं, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट है, MA इन पॉलिटिकल साइंस, जो भी आप उनकी डिग्री है। तो एक पोस्ट ग्रेजुएट आदमी को, एक ऐसे आदमी को जो दुनिया भर में घूमा हो, चीफ मिनिस्टर रहा हो, उनके इतने एजुकेटेड लोगों के साथ ताल्लुकात, तो उनको स्ट्रेंथ का स्पेलिंग पता नहीं है, तो इससे उनकी IQ का पता चलता है। दूसरी जो बात है साथियों, मोदी जी ने अब एक टीवी पर प्रोग्राम में A+B = ये जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में कहा था। तो ये फॉर्मूला जनरली ईयर 7 के बच्चों को आना चाहिए। अगर उनको नहीं आता है तो उनकी IQ लेस देन एवरेज है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। तो मोदी जी तो ईयर 7 के नहीं है, वो तो पोस्ट ग्रेजुएट है, लेकिन मोदी जी ने कहा कि A+B इसमें A² B² और ये 2AB है जो एडिशनल है, एक्स्ट्रा है, ऐसा उनका मानना है। तो ये तो एडिशनल एक्स्ट्रा नहीं है, वो फार्मूला का आंसर ही है। A+B = A² + B² + ये उसका फार्मूला है, लेकिन मोदी जी को लगता है कि ये एडिशनल आ जाता है, तो इससे उनका IQ का पता चलता है। जो ईयर 7 के बच्चों को पता है वो मोदी जी को ठीक से पता नहीं है। अब आगे जाके देखते हैं कि मोदी जी बोलते हैं कि गटर का जो पानी है, वेस्ट वाटर, उससे एक चाय वाला गैस बनाकर चाय बनाता था, गैस निकाल कर। तो साथियों, ये बायोगैस की कंसेप्ट है, ये गोबर गैस से निकलते। और अगर किसी गटर के पानी से ऐसी बायोगैस निकलती हो तो उसकी टेक्नोलॉजी अभी तक कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, ये कहीं पर भी बड़े पैमाने में होता नहीं है। और एक चाय वाला ये कहाँ से टेक्नोलॉजी लेके आया, मोदी जी ने इसको कहाँ पर देखा? तो ये मोदी जी को ये समझता नहीं है कि बायोगैस की जो गैसेस है, मीथेन हो या कार्बन डाइऑक्साइड हो या हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी जो भी गैसेस है, ये गटर के पानी से इस तरह नहीं निकाल पाते हैं करंट टेक्नोलॉजी से कि जिस पर आप गैस की स्टोव चला सके। तो ये भी उनकी IQ का लेवल हमें बताती है। अगला पॉइंट देखते हैं साथियों कि मोदी जी ने कह दिया था कि हम पाकिस्तान पर जब हमला किया, पुलवामा के हमले के बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक किया, तो हमने बालाकोट पर हमारी आर्मी ने स्ट्राइक कर दिया। मोदी जी ने कहा कि उस दिन बहुत बादल थे, तो मैंने सैन्य को ऑर्डर दे दिए कि बादल की वजह से आप रडार पर नहीं आएंगे तो आप स्ट्राइक कर दो। तो ये बात मान लो कि ये 12वीं के बच्चों को पता होनी चाहिए कि अगर कोई हमला हो जाता है, एयर स्ट्राइक होते हैं, तो रडार में ये क्लाउड्स होता है, इनका कोई रिलेशन नहीं होता है। रडार कैचेस इवन विथ क्लाउड्स, थिक कितना भी थिक क्लाउड्स हो वो रडार में आ जाते हैं। तो मोदी जी को ये बात भी नहीं पता है, जो 12वीं के बच्चों को मालूम होनी चाहिए। और मोदी पोस्ट ग्रेजुएट है, फिर भी उनको पता नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर है, वो चीफ मिनिस्टर थे 3 बार, फिर भी उनको ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स होते हैं इनके बारे में, रडार के बारे में ये पता नहीं है। तो उनकी इससे हमें IQ पता चलती है। एक बार आयरलैंड में वो शुरू में आए थे, और यहाँ पर उन्होंने कहा था आयरलैंड में कि पहले नॉन रेसिडेंट इंडियंस को शर्म आती थी बताने में कि हम इंडिया से हैं, और जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से उनको गर्व महसूस होता है। तो मैं उसके पहले भी फॉरेन में रहता था, NRI था, हमें तो ऐसे कोई शर्म नहीं आती थी, उल्टा हम सब जगह पर हम गर्व से इंडियन करके जाते हैं। इंडियंस को मेहनती, इंटेलिजेंट करके माना जाता है। कल्पना चावला जैसे फर्स्ट इंडियन थे जो अंतरिक्ष में गए थे,
और काफ़ी सारे नोबल साइंटिस्ट हमारे हुए हैं। ये सब इंडियन और ये सब मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर होने के पहले बाहर आए हैं और हम बड़े प्राइड से यहाँ पर काम करते हैं। उल्टा अब कोरोना में इतने लोग मर गए, नोटबंदी में इतने लोग मर गए, तो हमको शर्म आती है कि हमारे देश में ऐसे के गरीबों के, मिडिल क्लास के कैसे हाल हो रहे हैं। तो इस स्टेटमेंट की वजह से आप समझ सकते हो कि मोदी जी को कितना आकलन है एनआरआईएस के बारे में। हालांकि मोदी जी बाहर बहुत घूम चुके हैं, पहले भी जा चुके हैं राजनीति में आने के पहले, और काफ़ी सारे हिस्टोरिकल ब्लंडर्स मोदी जी ने किए हैं। मैं वो सारे यहाँ पर गिनाना नहीं चाहता हूँ। तो साथियों, अब एक फाइनल एग्जाम्पल देता हूँ कि कोविड के दरमियान जैसे फर्स्ट वेव कम हो गई, तो मोदी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि कोरोना की लड़ाई भारत ने जीत ली है। वो एकदम बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। वो अभी वैक्सीन के गुरु हो रहे हैं और दूसरे देशों को वैक्सीन दे रहे हैं। हमें इसकी अब ज़रूरत नहीं है, हमारे लोग बच गए हैं, हमने लड़ाई जीत ली है। और ये कब बता रहे थे? जब इंटेलेक्चुअल्स बता रहे थे ओपनली कि सेकंड वेव आ रही है। सेकंड वेव आ भी गई थी यूके और यूरोपियन कंट्रीज़ में। उस वक्त मोदी जी अपने भाषणों में ये सब बता रहे थे, और उसके बाद फिर सेकंड वेव आ गई। उसमें 50-60 लाख लोग मर गए, ऐसे जो एजेंसीज है उनका मानना है। हालांकि मोदी सरकार सिर्फ 4 लाख बताती है, लेकिन बहुत सारे शव जो ऐसे हैं जो बताए नहीं गए हैं। बहुत सारे शवों की तो गिनती भी नहीं हुई है कोरोना के काल में। और अब मोदी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हो गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ऐसे डिसीजन लेने वाले, ऐसे लेवल की वक्तव्य करने वाले हमारे प्रधानमंत्री अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जब मिनिस्टर होंगे, तो मैं ऐसे आशा करता हूँ कि उनकी जो टीम होती है आईएएस और आईपीएस लोगों की, इंटेलेक्चुअल्स की, साइंटिस्ट की, उनकी अगर बात ध्यान में लेकर उनसे चर्चा करके अगर मोदी जी कुछ वक्तव्य करे, भाषण करे, किसी को सलाह दे और फ्यूचर के लिए निर्णय ले, कुछ प्लानिंग करे देश के लिए, तो ये सब आप उस पोजीशन का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी में देश को काफ़ी आगे ले सकते हो। अदरवाइज़ अगर जैसे डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर के साथ मोदी जी बात कर रहे थे, तो जो पवन विंडमिल होता है उसके साथ ऑक्सीजन बनाने की बात मोदी जी ने की थी और वो हंस रहे थे। तो साथियों, ऑक्सीजन हवा से ही निकलता है। काफ़ी सारे दुनिया में ऐसी चीज़ें हो चुकी है, लेकिन हम ऐसे देश के प्रधानमंत्री को ऐसी सलाह दें या उसके साथ ऐसी बात करें जो विंडमिल में दुनिया में सबसे आगे है, और वो हमारी ऐसी बात पर हंस पड़े, तो उसका वहाँ पर कुछ संबंध नहीं होता है विंडमिल के साथ। ऑक्सीजन हवा से निकालना ये अलग बात होती है, उसकी टेक्नोलॉजी अलग होती है, और उसको यहाँ पर जोड़ देना ये हमारी नॉलेज का या इग्नोरेंस का प्रदर्शन हो जाता है। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि मोदी जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर रहते हुए अपने जो एडवाइज़र्स है, साइंटिस्ट है, उनकी सलाह ले, उनकी सलाह पर ध्यान से विचार करे और फिर कोई भी वक्तव्य करे या कोई भी देश के लिए प्लानिंग करे और उस तरह से इम्प्लीमेंट करे, तो देश की तरक्की होगी। मोदी जी की बौद्धिक क्षमता और मोदी जी के इरादे, इंटेंशन, इसमें क्या अंतर है, और हमें किसी भी नेता की बौद्धिक क्षमता या आईक्यू के बारे में क्यों पता होना चाहिए और ये क्यों ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी इसलिए है कि नेता का आईक्यू और बौद्धिक क्षमता, आकलन, बौद्धिक आकलन जो होता है, ये आईएएस आईपीएस से भी ज़्यादा होना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये इन लोगों से काम करवाते हैं, उनके सजेशंस पर बड़े बड़े प्रोग्राम्स अप्रूव करते हैं, देश के लिए प्लानिंग करते हैं और देश को उस दिशा में ले जाते हैं। तो नेता को अच्छा आईक्यू होना, बौद्धिक क्षमता होना, अच्छी तरह से परिस्थिति का आकलन होना और इस सारे ज्ञान का और इन्फॉर्मेशन का सही ढंग से इस्तेमाल करके देश के काम में लाना, ये नेता का कर्तव्य होता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो. डू शेयर विद एवरीवन. टेक केयर. जय हिंद साथियों.